चलिए बेटे, थर्मोडायनेमिक्स का एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय गैस के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था और साथ ही में हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में भी बात की थी। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। देखो, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली में। ये मैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान रहा हूं, और मैं आपसे कर रहा हूं कि इनिशियली इसमें टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V और प्रेशर P। ठीक है ना? मैं आपको बता चुका हूं कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू, इसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट क्या है, आप कहोगे TVP इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम हियर। अगर मैं इस सिस्टम का स्टेट चेंज करूं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल, तो होगा क्या? तो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज होके V डैश हो जाएगा, प्रेशर जो है वो चेंज होके P डैश हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना? तो हुआ क्या, सिस्टम स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 में आ गया, लेकिन टेम्परेचर इनिशियली भी वही था, फाइनली भी वही था। तो क्या मैं यहां लिख दूं कि जो टेम्परेचर इनिशियली है वही टेम्परेचर फाइनली भी है, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ यहां पर? चेंज इन टेम्परेचर इज 0। समझ गए ना इस बात को? चेंज इन टेम्परेचर कितना है यहां पर? 0। ठीक है ना? अब देखिए, हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना? अगर हमें बोला जाए कि प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट बन गया, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा, आप कितनी बार स्टेट चेंज कर लो। तो क्या मैं ये लिख दूं सर ये N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट? तो मैं ऐसे लिख दूं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये कांस्टेंट आ जाएगा, दिस विल बी कांस्टेंट, राइट? तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा? दो कंक्लूजन मैं यहां से निकालूंगा। पहला कंक्लूजन ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ P इनिशियल इंटू V इनिशियल ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ P फाइनल इंटू V फाइनल। ये देखिए, ये पहला कंक्लूजन हमने यहां से निकाला। दूसरा कंक्लूजन ये होगा कि मैं लिख सकता हूं यहां से कि ये जो प्रेशर P है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम V। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम V। मेरे बच्चों को याद होगा, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहां पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर मैं यहां पर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, एक साइड से मैं प्रेशर रख रहा हूं, एक साइड से मैं वॉल्यूम रख रहा हूं, तो इनके बीच का जो ग्राफ है ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो ग्राफ है ना, इसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वी कॉल इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम ज्यादा डेप्थ में देखें, सो इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना? और दूसरा केस यहां पर आपको जानना जरूरी यह है कि जब भी हमारे पास कहीं पर भी फिजिक्स में आपको मिल जाए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या सम क्वांटिटी A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो A और B के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर एक पैरामीटर हुआ प्रेशर और दूसरा पैरामीटर हुआ वॉल्यूम, तो इस केस में ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वी कॉल इट आइसोथर्म। यानी इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम क्या रहेगा? आइसोथर्म। कब? जब एक पैरामीटर हमारा प्रेशर होगा और दूसरा वॉल्यूम होगा। अगर प्रेशर वॉल्यूम के बगैर कोई भी जनरल क्वांटिटी है तो ये जो ग्राफ है ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना? यहां तक इतना क्लियर हो गया? चलिए चलिए नोट डाउन कीजिए आप। नेक्स्ट जो मैं यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, चलिए अब हम दूसरी बात यहां पर देखेंगे कि वर्क डन क्या होगा। लेट्स सी वर्क डन।
Let's see work done in case of isothermal process. Work done in case of isothermal process. चलिए, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क डन जो है ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये हम डिराइव कर चुके हैं, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम वी एफ। दिस विल बी द वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीआई। अब हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो क्या मैं यहां से पी का वैल्यू निकाल लूं, एनआरटी बाई वी, P is nRT by V। तो यहां पर हमारा वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। P की जगह मैं क्या लिख दूं, P की जगह लिखूंगा मैं nRT डिवाइडेड बाई V इंटू dV, राइट। यहां पर आ गया इतना। अब देखिए, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए n तो कांस्टेंट है ही, R भी कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट्स को मैं इंटीग्रल से बाहर ले आऊंगा। सो वी विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V dV, और कहां से कहां तक, V इनिशियल से लेकर V फाइनल तक, ठीक है ना, इतना V इनिशियल से लेकर V फाइनल तक। चलिए नेक्स्ट, क्या आपको कुछ यहां पर बेटा आइडिया आ रहा है, ये जो इंटीग्रल हम यहां पर ले रहे हैं ये इंटीग्रल कितना होगा? मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में बता चुका हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V dV या 1 by x dx कितना होता है। अगर आपको यहां पर याद आ जाए तो ये जो इंटीग्रल है ना 1 by V dV, ये बराबर होगा ln ऑफ V के, ठीक है ना, 1 by V का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ V। तो यहां पर हमें मिल गया कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज nRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और लिमिट्स कहां से कहां तक, ठीक है ना बेटे। चलिए, मैंने यहां पर सीधा सीधा इसमें लिमिट्स भी दे दी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V dV विल बी ln ऑफ V, तो मैंने लिमिट्स दे दिए V फाइनल बाई V इनिशियल, ठीक है ना इतना। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर रहेगा तो ये आ जाएगा ln ऑफ V एंड लिमिट्स विल बी V इनिशियल टू V फाइनल। चलिए, इसके बाद वर्क डन आ जाएगा nRT। देखिए, पहले हम अपर लिमिट देंगे, ये बन जाएगा ln ऑफ V फाइनल माइनस ln ऑफ V इनिशियल, ठीक है ना। यहां से एक आइडेंटिटी, यहां से हमें एक प्रॉपर्टी है लॉ की पता कि ये जो ln ऑफ A माइनस B होता है ये बराबर होता है ln ऑफ A अपॉन ln ऑफ B। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें मिला कि वर्क डन जो है ये बराबर है nRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है ना। जस्ट मार्क डाउन दिस थिंग, ये है हमारी इक्वेशन फॉर वर्क डन इन केस ऑफ दिस आइसोथर्मल प्रोसेस। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए, एक और बात मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं कि सर हमें पता है पीवी इज nRT, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, या इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। सर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो ये सारा का सारा जो है ये कांस्टेंट है, राइट। तो देखिए यहां पर से मैं एक अच्छा सा रिजल्ट डिराइव करूंगा। ये देखिए, अगर पीवी इज इक्वल टू बन गया कांस्टेंट, तो क्या मैं लिख दूं P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, राइट। पहले भी सिखा चुका हूं आपको ये बात। तो मुझे आप बताइए यहां से P इनिशियल, इस P फाइनल को यहां डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया V फाइनल बाई V इनिशियल। ये ध्यान रखो, यहां पर हमारे पास है ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल, और इस V फाइनल बाई V इनिशियल के बदले मैं लिख सकता हूं P इनिशियल बाई P फाइनल। तो यहां पर एक और हमारे पास इक्वेशन बनेगा वर्क डन का, एंड इट विल बी nRT ln ऑफ, अदर instead of V final by V initial I will write P initial by P final, P initial by P final। और ये जो हमारे पास आया ये भी है एक
इक्वेशन किसका, वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर चेंज, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज। ठीक है ना। चलिए चलिए, ये बात भी होगी, ये भी आपको याद ही करना है, रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, ओके, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग ऑल्सो हियर। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास लॉन है, लॉन मतलब होता है नेचुरल लॉग, इसको हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी अगर हम देखेंगे लॉन ऑफ एक्स तो ये बराबर होता है 2.303 लॉग ऑफ एक्स। ठीक है ना, लॉन ऑफ एक्स होता है 2.303 लॉग ऑफ एक्स, तो यहां पर ये भी बन जाएगा 2.303 nRT लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या यहां पर इसके बदले आप लिख सकते हो 2.303 nRT लॉग ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो ये दोनों इक्वेशंस भी वैलिड होंगी, कुछ नहीं, हमने लॉन को बस लॉग में कन्वर्ट कर लिया। याद रखना ये ln जो है ना ये नेचुरल लॉग होता है, इसका बेस e होता है, और यहां पर ये जो लॉग है ना इसका बेस 10 होता है। ठीक है ना, चलो ये नोट डाउन कर लो भी यहां से। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए अब एक और प्रोसेस की तरफ आते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है ना, ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, एक जनरलाइज्ड प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। देखिए कैसे, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है ना वो है पीवी टू द पावर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी टू द पावर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए यहां पर कुछ केसेस देखते हैं हम, अगर मैं कहूं कि मान लो इस a का नाम, a का वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं, अगर मैं a का वैल्यू 0 रख रहा हूं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा pv रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो यहां से हमें मिला प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये कौन सी प्रोसेस होती है सर, ये प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको तो हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते थे, ये तो आइसोबारिक बन गया। चलिए अगर इसी इक्वेशन में मैं v का वैल्यू 1 ले लूं तो मुझे मिल जाएगा pv रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर ये pv रेज टू पावर 1 इज कॉन्स्टेंट, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आपको याद हो मैंने आपको अभी कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस में pv इज इक्वल टू nRT, आइसोथर्मल के लिए t तो कांस्टेंट है और nr तो कांस्टेंट है ही, तो ये तो बन गया ना pv रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसीलिए मैंने कहा ये एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है हमारे लिए। ठीक है ना, चलिए चलिए ये बस ध्यान रखना कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं इसके साथ। चलिए बेटा अब देखते हैं हमारे पास ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, दिस इज पीवी रेज टू पावर ए इज कांस्टेंट, यानी हम यहां पर 0 वैल्यू भी नहीं लेंगे क्योंकि फिर ये आइसोबारिक प्रोसेस बन जाएगा, हम 1 भी नहीं लेंगे ए का वैल्यू क्योंकि तब ये आइसोथर्मल बन जाएगा। ठीक है ना, हम ये दो वैल्यूज यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में इस ए का नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कैसे, अगर मैं यहां पर ए का वैल्यू नेगेटिव ले लूं, मान लो मैं यहां पर ये बोल दूं कि पीवी रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे ये पता चला कि P इज प्रोपोर्शनल टू V पावर -1 या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या ये पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशन में कि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट है ना, जो एस्ट्रोफिजिक्स है उस पे कहीं कहीं पर ये कंडीशन लग जाती है जहां पर ये ए का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं है। 0 और 1 हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आइसोबारिक या आइसोथर्मल बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए जी, ये तो थोड़ी सी जनरल डिस्कशन हो गया इसके रिलेटेड। अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं चाहूं कि इसके लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट करूं, मैं चाहता हूं कि ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारे पास है पीवी रेज टू पावर ए इज कांस्टेंट, तो मैं के मान लेता हूं कांस्टेंट,
पी वी रेज टू पावर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिख लूं कि ये जो p है ये बराबर है k डिवाइडेड बाई v टू द पावर a, या यही बराबर है k इंटू वी पावर माइनस ए। ये एक चीज मैंने यहां से डिड्यूस कर लिया, एक चीज मैंने यहां से डिड्यूस कर लिया ये। नेक्स्ट, अगर मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ p इंटू वी पावर ए कॉन्स्टेंट, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं p इनिशियल v इनिशियल टू द पावर a इज इक्वल टू p फाइनल v फाइनल टू द पावर a इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट के। ये दो चीजें मैं यहां से डिड्यूस कर रहा हूं सो दैट आगे चल के मुझे डेरिवेशन में थोड़ा हेल्प कर रही है। चलिए, अभी तक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जनरल आइडिया लगा कि कोई भी प्रोसेस हो पी वी रेज टू पावर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। यहां से मैंने दो चीजें डिड्यूस की, मैंने इस ए को यहां डिवाइड किया और इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाया, तो प्रेशर इज के वी पावर माइनस ए आ गया। एक और रिजल्ट मैंने लिया पी इनिशियल वी इनिशियल पावर ए इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल पावर ए इज इक्वल, दोनों कांस्टेंट होंगे। अब देखिए, हमें पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। पीडीवी कहां से कहां तक सर? इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। ये तो हम पहले लेक्चर से सीखते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना ये बात। चलिए, तो क्या मैं यहां पे लिख दूं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। बता बेटा, इस प्रेशर की जगह मैं क्या लिखूं? क्या P की जगह के वी पावर माइनस ए लिख दूं? के वी पावर माइनस ए डीवी। ये इंटीग्रल बन गया यहां पर, बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रल है ये। आई एम श्योर कि आप लोगों को आता होगा ये, अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देखा हुआ है, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूं, ये के बाहर आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी पावर माइनस ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी पावर माइनस ए आएगा वी पावर माइनस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस वन। तो यहां पर आ जाएगा v पावर माइनस ए, इसमें पावर में एक ऐड कर दो और डिवाइड भी इसी से कर दो, माइनस ए प्लस वन। और इसका जो लिमिट है वो कहां से कहां आ जाएगा? v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये जो है ना यहां पर माइनस ए प्लस वन, इसको बाहर ले आओ, तो हमें मिल गया वर्क डन इज इक्वल टू, देखो बेटा मैं लिखूंगा वन अपॉन माइनस ए प्लस वन की जगह मैं वन माइनस ए लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही बात है ना। और इस के को भी यहां न्यूमरेटर में मेंशन कर लो, ये जो के है यहां न्यूमरेटर में रहेगा, और यहां लिमिट्स दे दो। यहां बन जाएगा v की जगह v फाइनल आएगा, v फाइनल टू द पावर वन माइनस ए माइनस v इनिशियल टू द पावर वन माइनस ए। चलिए, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इस k को मल्टीप्लाई कर दो यहां इंटरनली, इंटरनल मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस ए इंटू के टाइम्स v फाइनल टू द पावर वन माइनस ए, वन माइनस ए माइनस के टाइम्स v इनिशियल पावर वन माइनस ए। ध्यान से रखना, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं यहां पर, छोटे से माइन्यूट डिटेल्स का ख्याल रखो यहां पर। अब देखो सर, आपने यहां पर दो डब्बे तो दिखा दिए थे, ये तो आपने यूज कर लिया था, लेकिन इसका क्या, ये कहां यूज करोगे? देखो बेटा, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू K, P फाइनल V फाइनल पावर A इज अगेन इक्वल टू K। तो देखो मैं क्या करूंगा यहां पर, आई विल राइट वर्क डन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस ए। देखिए बेटा, यहां पर K मल्टीप्लाई है V फाइनल के साथ, तो मैं यहां पर K के माइनस फाइनल वाले वैल्यूज ही लूंगा, तो मैं K के बदले लिखूंगा P फाइनल V फाइनल टू द पावर A, खुद का V फाइनल टू द पावर वन माइनस ए, माइनस यहां पर K इनिशियल के साथ लिंक्ड है, तो मैं K के लिए इनिशियल वैल्यूज लूंगा, सो आई विल टेक P इनिशियल V इनिशियल टू द पावर A, खुद का V इनिशियल टू द पावर वन माइनस ए। ये आ गया। वी नो इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो देखते हैं क्या आएगा। यहां से हमें मिला वर्क डन इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस ए, P फाइनल ऐसे ही रहेगा,
बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो a प्लस 1 माइनस ए और ए कैंसिल, यहां पर आ गया v फाइनल, माइनस यहां पर आ जाएगा p इनिशियल v इनिशियल। ये देखिए एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया हमारे पास, वी गॉट ए नाइस रिजल्ट हियर, वी गॉट ए नाइस रिजल्ट हियर। ठीक है ना इतना? चलिए बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास आया P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। क्या मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फिर से यूज करूं? सर PV इज इक्वल टू NRT, तो P फाइनल V फाइनल किसके बराबर होगा? देखो हमें मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस ए इंटू P फाइनल V फाइनल की जगह मैं लिख दूं NRT फाइनल, माइनस P इनिशियल V इनिशियल की जगह मैं लिख दूं NRT इनिशियल, ऐसा कर दूं मैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आएगा वर्क डन इज इक्वल टू, देखो बेटा NR कॉमन कर लो, ये आ जाएगा NR, तो बचा T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल इज डेल्टा T, तो ये बन गया NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस ए, NR delta T upon 1 minus A, and this is the equation that you have to remember for work done in case of this is equation for work done in case of a polytropic process. ठीक है ना? तो I can write here this equation gives work done in case of a polytropic process, a polytropic process। चलिए done and dusted, just write down this thing, I hope this thing is clear। चलिए चलिए बेटा हो गया ये डन, अगली चीज देखते हैं। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, अब यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना सर? इस इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लो, एक कंटेनर ले लो जिसके अंदर एक गैस पड़ा हुआ है और हमने ऊपर से पिस्टन रखा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूं ये जो कंटेनर के अंदर गैस रखा हुआ है ना, तो इस गैस के अंदर सम टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज क्या होगा? आप कहोगे सर इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी वजह से काइनेटिक एनर्जीज हो रही है, मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं इन सारे एनर्जीज का सम करूं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, तो मैं कहूंगा उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की ये इंटरनल एनर्जी होगी। सर लेकिन ये चैप्टर की शुरुआत में हमने बोला था कि इन केस ऑफ फिजिक्स हम आइडियल गैसेस को सिर्फ स्टडी करते हैं। सर आइडियल गैसेस से क्या? आइडियल गैसेस में हमने बोला था कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज नेग्लिजिबल या जीरो। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं किसमें? इन केस ऑफ फिजिक्स। अभी जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स में, हम मान रहे हैं कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसमें एक आइडियल गैस है। सर ये आइडियल गैस क्या होता है? एक ऐसा गैस जिसका इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो, सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है ना? तो यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मान लो कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसे, मान लो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर मैंने कुछ गैस रखा हुआ है, मैंने कुछ गैस रखा हुआ है यहां पर, कितने? सर n मोल्स ऑफ गैस रखा हुआ है, n मोल्स ऑफ गैस, और इस गैस का टेम्परेचर कितना? T केल्विन मान लो, T इस गैस का टेम्परेचर है। तो अगर मैं कहूं मुझे बताओ ये जो सिस्टम है इसमें जो ये गैस है, इस गैस का इंटरनल एनर्जी कितना होगा? सर इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा F/2 NR डेल्टा T, सॉरी F/2 NRT। सर क्या बात हुई है? फिर से बताइए। देखो बेटा
मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मैंने एक गैस रखा हुआ है n मोल्स ऑफ गैस, और इस गैस का टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर है उसका T, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना होगा। सर आपने कहा इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होगा F/2 nRT। सर पहले बताइए ये F क्या है। ये F है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरे बच्चों को पता है कि सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने ये डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटेल के साथ पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो यहां पे भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, इफ आई हैव मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये जो F है ना, F का वैल्यू होता है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज 3। सर अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करूं तो डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू होता है 5। सर अगर मैं पॉली एटॉमिक कहूं तो पॉली एटॉमिक यानी जिनमें दो से ज्यादा हो, पॉली एटॉमिक गैस, तो इस सॉरी इस पॉली एटॉमिक गैस के केस में दो केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1, अगर ये पॉली एटॉमिक गैस है ना, अगर ये लीनियर है, अगर ये लीनियर है, लीनियर मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए F का वैल्यू होता है 5। और अगर यही पॉली एटॉमिक गैस है नॉन लीनियर, अगर ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का एग्जांपल मैं दे रहा हूं अमोनिया NH3 या वाटर H2O, ये सारे नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैसेस होती हैं, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 6, ठीक है ना। चलिए आई होप ये बात आपको याद आ गई होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। चलिए समझ में आई ना इतनी बात कि हमारे पास अगर एक सिस्टम है जिसमें n मोल्स ऑफ गैस है और उसका टेम्परेचर सिस्टम का T है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, n F/2 RT, n F/2 RT। देखो बेटा, देखो किसी भी गैस के लिए ये F का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, हाइड्रोजन होता है H2, तो डायटोमिक गैस है, इसके लिए F का वैल्यू तो 5 होगा ना फिक्स। सर ये 2 कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी कर सकता है सिस्टम का। इसका मतलब है कि जब भी हम यहां पर फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, वी विल से दैट दिस इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सर क्या सही में सिर्फ ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है? ये प्रेशर का भी फंक्शन होता है, ये वॉल्यूम का भी फंक्शन होता है, और टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है। लेकिन सर हमने एज्यूम किया कि जो गैस हमने लिया वो आइडियल गैस है, इसीलिए ये प्रेशर और वॉल्यूम की डिपेंडेंसी खत्म होगी। यानी हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आप इंटरनल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लोगे, ठीक है ना, और आया भी सिर्फ यहां पर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास जो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, इसको मैं लेके गया इस स्टेट से लेकर किसी और स्टेट में। ये देखिए बेटा, इसको मैं लेकर गया किसी और स्टेट में, यहां पर मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं किए, नंबर ऑफ मोल्स मैंने सेम रखा, नंबर ऑफ मोल्स मैंने सेम रखा, लेकिन मैंने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। मान लो इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 था या T इनिशियल था, अब मैंने इसका टेम्परेचर T फाइनल केल्विन कर दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से यहां आने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ? मैं कहूंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं डेल्टा यू से डिफाइन करूंगा। बिल्कुल सही। क्या इस स्टेट से इस स्टेट में आने में एफ चेंज हुआ? नहीं सर, पहले जो गैस था बाद में भी वही गैस है। क्या नंबर ऑफ मोल्स या गैस कांस्टेंट चेंज हुआ? बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो डेल्टा यू विल बी हाउ मच, F/2 NR डेल्टा टी। यहां से आप देख सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन, इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगा? जब टेम्परेचर चेंज होगा। समझ में आई ना ये बात? यहां पर आपको मैं एक पॉइंट लिखाता हूं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन।
सर ये स्टेट फंक्शन क्या चीज है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए व्हाट? इट इज ए स्टेट फंक्शन। सर स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए क्या मतलब हुआ इसका, देखिए क्या मतलब हुआ इसका। देखिए ये स्टेट ए मान रहा हूं मैं, ये स्टेट बी मान रहा हूं, और दिस इज ए पीवी कर्व। मैंने क्या काम किया, मैं स्टेट ए से स्टेट बी में चला गया, लेकिन दो अलग अलग पाथ से मैं चला गया। स्टेट ए से स्टेट बी में चला गया मैं, लेकिन दो अलग अलग पाथ से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक जाने में चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी हुआ ना, कितना होगा इस पहले पाथ पर और दूसरे पाथ पर कितना होगा? सर ये जो हमने लिखा है यहां पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इसका मतलब हुआ कि अगर हम स्टेट ए से स्टेट बी में चले गए किसी भी रास्ते से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम। यानी ए से बी तक मैं गया इस ऊपर वाले रास्ते से, मान लो इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया डेल्टा यू। अगर मैं इस नीचे वाले पाथ से भी जाऊंगा ना ए से बी तक, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिर से डेल्टा यू ही आएगा। इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ दैट वी टेक टू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड, does not depend on, does not depend on path that we take, that we take to go from, to grow, to go from state A to state B, to grow from state A to state B। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ हमने लिया स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने में, ठीक है ना। रादर, चलो यहां पर लिख लेता हूं मैं, रादर it only depends on, it only depends on initial and final state, initial and final state। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, यानी ये डिपेंड करेगा ए की स्टेट क्या है और बी की स्टेट क्या है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा पाथ हमने चूज किया। अगर हम मान लो हमने ये वाला पाथ भी चूज किया होता तब भी इसका इंटरनल एनर्जी चेंज सेम ही आता। समझ में आई ना बात? चलिए राइट दिस डाउन। हो गया ये? चलिए अगला। चलिए कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू। चलिए डेल्टा यू की कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ डेल्टा यू की कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। पहली बात, चलिए आइसोथर्मल की बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ। सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना होता था? सर इसमें चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो था। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या? जीरो। सर अगर मैं इसके लिए डेल्टा यू कैलकुलेट करूं, सर डेल्टा यू तो होता है F/2 एन आर डेल्टा टी। सर अगर ये डेल्टा टी ही जीरो है तो डेल्टा यू भी तो जीरो ही आ गया, डेल्टा यू भी तो जीरो ही आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसके लिए डेल्टा यू का वैल्यू होगा जीरो। बस बहुत इजी सी बात है, रिमेंबर वाली बात है ये, रिमेंबर वाली बात है ये। क्या कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगा, क्योंकि सर आइसोथर्मल प्रोसेस में आप कुछ भी कर लो टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होगा। चलिए आइसोथर्मल हो गया। नंबर 2 आइसोबारिक की बात करते हैं। चलो आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं।
आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा सर? आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर जीरो था, बिल्कुल सही, चेंज इन प्रेशर वॉज जीरो, चेंज इन प्रेशर वॉज जीरो। सर इससे क्या, जरा ये बताओ डेल्टा यू कितना होगा? सर डेल्टा यू इज F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी। सर इसमें तो प्रेशर रिलेटेड कोई टर्म ही नहीं है। अगर इसमें प्रेशर रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं F/2, इस NR डेल्टा टी की जगह मैं लिख दूं NR डेल्टा टी की जगह मैं लिख दूं T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल लिख दूं यहां पर, ठीक है ना। अब देखो डेल्टा यू यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा यू इज F/2 को कॉमन निकालो, ये बन जाएगा NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल। तो फिर से देखो यहां से, सर डेल्टा यू किसके बराबर आया? डेल्टा यू आया F/2। बेटा NR T फाइनल की जगह हम ऐसे लिख दें P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ऐसा लिख दे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? फर्दर मोर चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये देखो यहां से हमें मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो बेटा F/2 को, मुझे आप एक बात बताओ, हम प्रोसेस कौन सी देख रहे हैं? सर हम देख रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या आइसोबारिक प्रोसेस के लिए P इनिशियल और P फाइनल सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो मुझे बता क्या यहां पर P फाइनल P इनिशियल की जगह में सीधा सीधा P लिख दूं? बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा यू आएगा F/2, F/2। सर P फाइनल P इनिशियल ये तो एक ही चीज है, इसको बाहर निकाल लो, इसको P मान लेते हैं, और यहां पर आ जाएगा क्या? V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल हो गया डेल्टा V। ये रहा आपके पास एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए याद कर लो इसको, याद कर लो इस बात को कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये किसके बराबर है? F/2 P डेल्टा V। समझ में आई ना ये बात? चलो नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? सर इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो होगा चेंज इन वॉल्यूम। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी। सर इसको मैं लिख दूं ऐसे F/2 NR डेल्टा टी की जगह मैं लिख दूं T फाइनल माइनस T इनिशियल। सर ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NR, ठीक है ना बेटा? ये बन जाएगा F/2 NR, जस्ट ए सेकेंड, F/2 NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल। यहां पे आ जाओ, डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NR T फाइनल की जगह P इनिशियल V इनिशियल लिख दे, यहां पर P फाइनल V फाइनल लिख दे, सॉरी देखो बेटा यहां पर फाइनल है ना, तो यहां पर P फाइनल V फाइनल आएगा माइनस P इनिशियल V इनिशियल आएगा। डन। अब देखो हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। सर क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में सेंस बनता है V फाइनल V इनिशियल लिखने का? सर ये तो V इनिशियल V फाइनल तो सेम ही है, तो इसको बाहर निकाल लो। तो हमारे पास आया डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2, यहां से V बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? अंदर बचा P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज डेल्टा P। चलिए आपके पास एक और रिजल्ट आ गया, याद रख लो इसको, याद रख लो इसको। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने कैलकुलेट किया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो जीरो है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या आया? F/2 P डेल्टा V। और इसके लिए क्या आया? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए F/2 V डेल्टा P। ठीक है ना? तो तीन चीजें तो हो गई, इनको जल्दी से अच्छे से लिख लो इसी ऑर्डर में।
ठीक है ना बेटे? चलिए नेक्स्ट हमारे चैप्टर की जो जान है ना इस थर्मोडायनेमिक्स की, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक हमने लॉज के बारे में क्या सीखा? हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, या हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन एज इट इज हमने कोई मतलब मेजर लॉ तो पढ़ा नहीं। अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो याद रखना ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूं कि ये कहता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि डेल्टा क्यू। सर ये क्यू वर्ड तो नया है, ये क्या है? क्यू मतलब है हीट, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू का मतलब यहां पर होगा कि एक सिस्टम को हमने हीट दिया या हमने एक सिस्टम से हीट लिया। सिस्टम को हीट देना या सिस्टम से हीट लेना, ये यहां पर डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये डेल्टा क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने सिस्टम को हीट दी है, अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो हमने सिस्टम से हीट ली है, ठीक है ना। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमने किसी सिस्टम को या तो हीट दी या तो हीट हमने उससे ली। तो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कहता है कि अगर हमने एक सिस्टम को हीट दी या उससे हीट ली तो वो बराबर होगा कि वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बस इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है ये लॉ? कि सर अगर हम एक सिस्टम को हीट देंगे, अगर मैंने सिस्टम को हीट दिया तो वो सिस्टम वर्क डन करेगा और उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो। अगर मैंने सिस्टम से हीट लिया तो वर्क डन विल हैपन ऑन द सिस्टम और उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। यानी जो भी मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं उसमें दो चीजें हो रही है, या तो वर्क डन हो रहा है या तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। और इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। समझ में आई ना बात? राइट इट डाउन। देखो बेटा, यहां पे मैं कुछ टिडबिट्स आपको बताता हूं। पहली बात है, अगर हमारे पास है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कि ये जो डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा क्यू इज नेगेटिव, डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। अगर मैं यहां बोलूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब है डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव का मतलब है कि हीट गिवन टू सिस्टम, इसका मतलब है हीट गिवन टू सिस्टम। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। यहां पर डेल्टा क्यू इज नेगेटिव का मतलब है कि हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम है, सिस्टम से हमने हीट बाहर निकाला, हीट बाहर निकाला तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, और टेम्परेचर फॉल हुआ तो डेल्टा यू इज नेगेटिव, डेल्टा यू इज नेगेटिव। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये लिख लो आप आराम से। चलिए 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 बेटा, चलिए बेटा, यहां पे आप देखो ये जो डेल्टा क्यू है ना, इसका मतलब ये जो डेल्टा क्यू है ना, इट इज ईदर हीट गिवन और टेकन फ्रॉम सिस्टम, हीट गिवन और टेकन फ्रॉम सिस्टम। या तो हमने सिस्टम को हीट दिया या उससे हीट हमने लिया। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, या तो होगा वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन
ऑन द गैस, दोनों में से एक चीज होगी। और ये जो डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू का मतलब होगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए बेटा, ये बातें आप कुछ है जो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है ना, इतना सब। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हीट कैलकुलेशन उस पर। सर हीट कैलकुलेशन का क्या मतलब है? हीट का मतलब तो मैंने आपको बोला अभी डेल्टा क्यू, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर का डेल्टा क्यू। तो हम देखते हैं डेल्टा क्यू क्या आएगा डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। सबसे पहली बात तो है आइसोकोरिक प्रोसेस। सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस में शायद डेल्टा वी तो जीरो था, हाँ डेल्टा वी तो जीरो था। मुझे बताइए पहली बात, वर्क डन क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस का? सर आपने बोला था वर्क डन के लिए याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। सर अगर ये डीवी ही जीरो है तो वर्क डन तो जीरो आ गया ना, खत्म बात। दूसरी चीज, सर इस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आया था? हमने बोला था डेल्टा यू इज F/2 NR डेल्टा टी, याद है ना, इसको मैंने लिखा था F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऐसे ही लिखा था ना। सर इसके बाद ये बना था F/2 NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल, बिल्कुल सही यही बना था। सर उसके बाद ये बना था F/2, इसके बदले हमने NR T फाइनल के बदले मैंने क्या लिखा था? P फाइनल V फाइनल, तो मैं यहां पे लिख दूंगा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। सर हमने देखा था कि ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, V फाइनल और V इनिशियल तो सेम था, यानी यहां पर आया था F/2, तो P फाइनल V फाइनल तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन V फाइनल और V इनिशियल के बदले में V लिख दूंगा, तो वो V बाहर आया था और यहां पर डेल्टा P था, ठीक है ना। तो ये रहा ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। सर अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या सीखा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने सीखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां से मैं लिख दूं कि डेल्टा क्यू किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ये बराबर होगा वर्क डन प्लस डेल्टा यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू कितना आएगा? सर वर्क डन आइसोकोरिक के लिए तो जीरो है, प्लस डेल्टा यू कितना आया? F/2V, F/2V इंटू डेल्टा पी। तो ये रहा हमारे पास डेल्टा क्यू किसके बराबर आया? FV डेल्टा P अपॉन 2। ये हमने कैलकुलेट किया क्या? हियर वी कैलकुलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो, इसलिए वर्क डन वाला टर्म हटा दो, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हम सिस्टम को हीट देंगे या इससे हीट लेंगे, वो सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी को इंपैक्ट करेगा, ठीक है ना। आप देखो, अगर मैंने सिस्टम को हीट दिया तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब है सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैंने डेल्टा क्यू हीट इससे लिया तो सीधा सीधा इसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। समझ में बात आई? चलिए राइट डाउन दिस थिंग। चलिए बेटा हो गया ये, नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जांपल गिवन है हमें बोला गया है क्या? वी हैव ए रिजिड कंटेनर विद 48 ग्राम्स ऑफ O2 गैस, वी हीट इट फ्रॉम 27 डिग्री टू 37 डिग्री। चलिए देखते हैं। देखिए, क्या ये क्वेश्चन देख के आप मुझे बता सकते हो कि ये प्रोसेस कौन सा है? ये प्रोसेस देख के मुझे बता प्रोसेस कौन सा है, सॉरी ये क्वेश्चन देख के मुझे बता प्रोसेस कौन सा है। मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड यहां पर लिखा है ना, वी हैव ए रिजिड कंटेनर, ये जो रिजिड कंटेनर यहां पर लिखा हुआ है, इस रिजिड कंटेनर का मतलब है कि सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है,
इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो प्रोसेस है इट विल बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मुझे बताओ वर्क डन बाय गैस कितना होगा। सर वर्क डन तो जीरो होता है इसके केस में, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। पहला पॉइंट सॉल्व, पहला पॉइंट खत्म। सर दूसरा बताओ डेल्टा यू कितना, डेल्टा यू कितना। सर डेल्टा यू अभी हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा यू तो आया था F/2 V डेल्टा पी। जरा एक बार पीछे जाके देखते हैं। सर डेल्टा क्यू आया था F/2 V डेल्टा पी। तो क्या यहां पर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं यहां पर F/2 V डेल्टा पी को मैं P फाइनल माइनस P इनिशियल लिख दूं, ये भी तो कर सकते हैं ना। अब आ जाए यहां पर, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है एक तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हमें टेम्परेचर चेंज गिवन है। मुझे बेटा बताओ क्या मैं V डेल्टा P को इन टर्म्स ऑफ N एंड टेम्परेचर चेंज लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कैसे, ये बनेगा डेल्टा U इज इक्वल टू F/2, ये देखिए उसी फॉर्म में ले आओ, P फाइनल V माइनस P इनिशियल V। इसको मैं ऐसे लिख दूं डेल्टा U इज इक्वल टू F/2, पीवी को लिख सकता हूं मैं NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल। अरे बेटा वही डेरिवेशन है फिर से, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, F/2 NRT फाइनल माइनस T इनिशियल को डेल्टा T लिख दो, तो ये यूज कर लो यहां पर। तो इस केस में डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा यू आएगा F/2। सर ये गैस कौन सा है, ये तो O2 गैस है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना होता है, सर F तो 5 होता है, तो ये लिख लो 5, तो ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाई। अब गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, तो 48/32, ऑक्सीजन का 32 मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद आर का वैल्यू मैंने आपको बोला हुआ है, इट इज 25/3, इट इज 25/3। और डेल्टा टी कितना दी हुई है 27 से 37, तो डेल्टा टी तो 10 है, डेल्टा टी इज 10। तो सॉल्व हो जाएगा यहां से। लेट्स सी हाउ इट सॉल्व हो जाए। दिस विल बी 16 2s are, दिस विल बी 16 3s are, दिस विल बी 3 and 3 will cancel out, this will be 2 1s are, 2 5s are. So how do we solve this now? This is 5 into 5 is 25, 25 into 5 is 625, 625 divided by 2, so delta U is 625 joules। ये डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। चलो दूसरा पार्ट भी हो गया, ये भी डन। अब क्या बचा, हीट गिवन टू द गैस, तो हमें डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सर वर्क डन तो जीरो है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें कितना मिला 625/2, दिस विल बी 312.5 जूल्स। आंसर आप देखिए हमें डेल्टा क्यू का वैल्यू पॉजिटिव मिला। डेल्टा क्यू का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इट इज हीट गिवन टू द सिस्टम, इट इज हीट गिवन टू सिस्टम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इसको लिख लो आराम से। राइट डाउन दिस थिंग। चलिए एक और क्वेश्चन गिवन है हमें, चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। ये देखिए बेटा हमारे पास यहां पर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हमें बोला गया पिस्टन इज फिक्स्ड। अगेन पिस्टन इज फिक्स्ड का क्या मतलब हुआ, चाहे आपको गिवन हो कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज रिज्ड, या आपको बोला जाए पिस्टन इज फिक्स्ड, यानी ये पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा, इसका मतलब फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट अगेन, देन आई कैन से दिस इज अगेन आइसोबारिक, सॉरी आइसोकोरिक, दिस इज अगेन आइसोकोरिक। चलिए आइसोकोरिक है तो सबसे पहले वर्क डन कितना आएगा, सर वर्क डन 0, खत्म बात। आइसोकोरिक है वर्क डन 0। दूसरा हमें बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू इज F/2
एन आर डेल्टा टी, F/2 एन आर डेल्टा टी, राइट। अब यहां पर देखिए हमें वॉल्यूम और प्रेशर दिया गया है, यानी टेम्परेचर के केस में नहीं, हम इसको प्रेशर के केस में रिप्रेजेंट करेंगे। जरा बताओ मुझे प्रेशर कितना है यहां पर। देखो बेटा यहां पर वॉल्यूम दिया गया है ना 5 लीटर्स, तो 5 लीटर्स को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। SI में हम लीटर नहीं मीटर क्यूब यूज करते हैं, 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। और यहां पर जो ATM गिवन है ना, ATM नहीं हम लिखते हैं 2 इंटू ATM की जगह हम लिखेंगे 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये SI यूनिट आ जाएगा प्रेशर का। तो ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर है। चलो एक काम करते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू F/2। देखो बेटा एन आर डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा एन आर डेल्टा टी को मैं लिखूंगा टी फाइनल एन आर टी इनिशियल, ठीक है ना इतना। तो डेल्टा U क्या मिलेगा हमें, डेल्टा U मिलेगा F/2, एन आर टी फाइनल की जगह लिखूंगा मैं P फाइनल V फाइनल, माइनस एन आर टी आई की जगह मैं लिखूंगा P इनिशियल V इनिशियल, ठीक है ना। तो डेल्टा U कितना आया, डेल्टा U आएगा F/2, F/2। चलिए F का वैल्यू भी दे देते हैं यहीं पर। ये गैस कौन सा है हमारे पास, हीलियम गैस है, हीलियम इज मोनो एटॉमिक, ध्यान रखना मोनो एटॉमिक के लिए F का वैल्यू 3। P फाइनल कितना है हमारे पास, फाइनल प्रेशर है 5 ATM, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 1.1 इंटू 10⁵। V फाइनल कितना, V तो बेटा सेम ही है दोनों केस में, तो वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और माइनस क्या होगा, माइनस होगा P इनिशियल, P इनिशियल है 2 ATM यानी 2 इंटू 1.1 इंटू 10⁵। और V कितना है बेटा, फिर से 5 लीटर, 5 लीटर को हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आपके पास सारे के सारे सिर्फ वैल्यूज आ गए, इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। अब देखिए सर यहां से हमारे पास डेल्टा U तो आ गया, तो डेल्टा Q कितना होगा फिर, सर डेल्टा Q तो बराबर होता है डेल्टा U प्लस वर्क डन, वर्क डन तो 0 है, डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U, आंसर। चलिए ठीक है ना इतना, ठीक है बेटे इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हमें हीट कैलकुलेशंस करने, तो बेटा ये जो आइसोबारिक प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।